डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर में जो भी चीज हम सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आगे वाले बायोलॉजी के चैप्टर से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ बच्चों को बता दूं कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इससे एक तो सवाल बहुत ज्यादा होते हैं इस चैप्टर से, और क्लास 10 का जो बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, और इसका कनेक्शन जो है, इस चैप्टर के कंसेप्ट का कनेक्शन आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह के मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का नॉलेज हो तब वो जाकर के हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकता हो, ऐसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। इस चैप्टर के कंसेप्ट्स अगर आपके माइंड में प्रेजेंट है तो आप अदर जो सबसीक्वेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसमें आप अच्छा कंसेप्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हर एक प्रोसेसेस को समझना, क्योंकि जब तक आप प्रोसेसेस को समझेंगे नहीं तब तक रटने से कोई फायदा नहीं होगा। कई बच्चे डायरेक्टली चाहते हैं कि हम उसे रट के एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं, अच्छे मार्क्स लें। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको प्रोसेस को एक एक करके बढ़िया से समझना होगा। जब आप प्रोसेस समझ चुके होंगे तो फिर आपको डेफिनेशन उनकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा और उस कंसेप्ट के बेसिस पे डेफिनेशंस को याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है इसका, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बेसिक चीजें जरूर सीखेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक लिविंग थिंग का क्या क्राइटेरिया है, यानी कि हम किसी चीज को लिविंग थिंग क्यों कहेंगे, है ना। ऐसी कौन सी खास बातें होती है जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। दूसरा है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, फूड और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। फिर है न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इनका हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि डिफ्यूजन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनसफिशियंट है इन प्रोसेसेस के होने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जो लाइफ प्रोसेस है ना ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है ना। लाइफ प्रोसेस जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग में होता है। ठीक, ये सिर्फ लिविंग थिंग में होता है। अब सवाल है कि हम लिविंग थिंग किसे कहेंगे, है ना। हम किस चीजों को, किन चीजों को कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आपको फर्क बताने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फर्क बताओगे कि ये चीज लिविंग है और ये नॉन लिविंग है ना। तो कोई कह सकता है कि सर अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो होता है ना, ये बोलता है, ठीक, ये मूवमेंट करता है, ठीक है, ये चलता भी है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें एक काव की तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रास ग्रेज करता है। ठीक है, ग्रास ग्रेजिंग करता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ग्रेजिंग जो है एक पहचान है लिविंग थिंग की, या बोलना जो है यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना ये एक पहचान है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉग जो है वो बार्किंग करता है, भाई भौंकता है। ठीक, तो क्या ये एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अगर आप मानते हो कि नहीं ये चीजें लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप 100% सही नहीं है ना। क्योंकि साउंड प्रोडक्शन तो एक लाउड स्पीकर भी कर सकता है ना। ये लाउड स्पीकर है, ये भी जो है क्या कर सकता है, साउंड स्पीकर, साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बार्किंग भी लाउड स्पीकर से किया जा सकता है। तो ये वो प्रोसेसेस नहीं है जिससे हम डेफिनेटली कह सकें कि कोई चीज लिविंग है। या मूवमेंट की अगर हम बात करें तो एरोप्लेन भी क्या करता है, एरोप्लेन भी मूवमेंट करता है। ठीक है, एरोप्लेन भी मूवमेंट करता है। ठीक, तो क्या हम उसे लिविंग थिंग कह देंगे, नहीं। और सोचिए जब ह्यूमन, काव या डॉग सो रहे हों
तब तो ये एक्टिविटीज वो नहीं करते, ना बोलते हैं, ना मूवमेंट शो करते हैं, ना ग्रेजिंग करते हैं, ना बार्किंग करते हैं। जब सो रहे हो, क्या उस समय वो लिविंग थिंग नहीं है क्या? यस, तब भी वो लिविंग थिंग है। लेकिन अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें तो उस समय भी कुछ प्रोसेस हो रहा होता है ना। देखिए कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। जैसे हम जो फूड हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, है ना, उसका डाइजेशन चल रहा होता है, चाहे आप सोए रहो, जागे रहो, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग ये चल रहा होता है, चाहे हम सोए जागे कुछ भी करें, ब्रीदिंग हमारा चलता रहता है। अच्छा, और भी चीज, जैसे हम बहुत सारा वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना, जैसे यूरिन हो गया, फीक हो गया, है ना, स्टूल हो गया। ये सब प्रोसेस क्या है, चलता रहता है, चाहे हम जागे या सोए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, है ना, कौन कौन से प्रोसेस चलते रहते हैं, है ना, एक हमारा चलते रहता है ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेना। और क्या चलते रहता है भाई, न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या चलते रहता है भाई, वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में बनता है ना, जैसे यूरिन बनता है, फीक अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकालते हैं, है ना, वो सब चीजें बनता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है, चाहे हम सोए या नहीं। तो ये हम काफी हद तक मान सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जो सिर्फ लिविंग थिंग में होता रहता है, ठीक। और इनमें से ये चीज तो कम से कम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रीद करता हुआ दिख सकता है हमें, लेकिन न्यूट्रिशन भी हमें दिख सकता है, जैसे फूड इनटेक करना, ठीक है। एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस भी हमें काफी हद तक नहीं दिखता है, लेकिन लास्ट स्टेज में हमें ये भी दिख सकता है जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के प्लांट्स भी क्या है, वो तो लिविंग थिंग है। तो फिर उनमें तो ये सब चीजें कुछ दिखता नहीं है भाई, है ना, विजिबल नहीं है, डायरेक्टली ये विजिबल ही नहीं है। सांस लेता हुआ नहीं दिखता है प्लांट, है ना, और फूड खाता हुआ भी वो नहीं दिखता है, हाँ, एक्सक्रीट करता हुआ भी वो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है। तो फिर इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, जिसकी वजह से हम इसे लिविंग थिंग मान लेंगे, ठीक है। चलना फिरना भौंकना ये तो इसके लिए है ही नहीं, मूवमेंट तो लगभग इनविजिबल है। तो प्लांट्स में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ग्रोथ आपने देखा होगा, ग्रोथ, जैसे एक छोटा सा हम ले लेते हैं, इतना छोटा सा हमारे पास एक प्लांट है, अब हम इसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखने जाएं तो शायद ये प्लांट इतना बड़ा हो चुका होगा, यानी कि ग्रोथ तो कम से कम इसमें हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग कह सकते हैं। यानी एक और चीज जो लिविंग का एविडेंस है वो ग्रोथ भी माना जा सकता है, ठीक है। क्या आप इससे भी कोई फंडामेंटल प्रोसेस सोच सकते हैं जिससे ये पता चले कि कोई चीज लिविंग हो? तो आप सोचिए और ढूंढिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, अब एक स्टोन ले लेते हैं भाई, एक पत्थर, क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? यस, एक पत्थर दूसरे से टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। यानी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नजर आ सकता है, ठीक है। बट ये ग्रेजिंग नहीं कर सकता, घास चर नहीं सकता, जो कि न्यूट्रिशन का एक पार्ट है ना, ठीक है। अच्छा, क्या ये एक्सक्रीशन कर सकता है, यानी पत्थर कोई वेस्ट मटेरियल निकालता है क्या? नहीं, तो ये नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, कि ये एक्सक्रीशन शो नहीं करेगा। क्या ये ग्रोथ करता है पत्थर? क्या आज 1 किलो का है, 1 साल बाद 2 किलो का हो जाएगा? नहीं। तो नॉन लिविंग में और लिविंग में कुछ बेसिक फर्क ये चीजें हैं, है ना। इसको अगर हम ज्यादा अच्छे वर्ड में कहें ब्रीदिंग को, तो हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। लिविंग थिंग रेस्पिरेशन करता है, ये दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है ना। ये विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे प्लांट्स के अंदर कुछ भी नहीं दिखता, ह्यूमंस के अंदर थोड़ा बहुत तो मूवमेंट दिखता है भाई, सांस जब हम लेते हैं फिर सांस बाहर छोड़ते हैं तो थोड़ा मूवमेंट दिखता है, बट प्लांट्स के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी इसमें भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स के अंदर भी,
न्यूट्रिशन भी प्लांट के अंदर होता है, ये भी फूड लेते हैं, है ना, ये भी फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल ये भी बाहर से लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर एक्सक्रीशन, ये भी प्लांट्स में होता है, प्लांट्स भी अपना वेस्ट मटेरियल अपने सराउंडिंग में छोड़ता है, ठीक है। ग्रोथ, जो कि प्लांट में तो हमें भले तुरंत तो नहीं दिखता, यानी अगर हम लगातार एक पेड़ को देखते रहे तो बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रोथ उसका चालू रहता है बहुत स्लो रेट से, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर लंबे टाइम इंटरवल के बाद हम उसे देखें, ठीक। चलिए, तो आइए हम इनको लिस्ट कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स का क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, कोई चीज लिविंग, अलाइव मतलब लिविंग, लिविंग है या नहीं, इसे डिसाइड करना हो तो इन क्राइटेरिया पर विचार करो, ठीक है। क्या, तो लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स शो फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। क्या क्या शो करता है वो, और न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। और क्या शो करता है वो रेस्पिरेशन शो करता है, और क्या शो करता है वो एक्सक्रीशन शो करता है, और क्या शो करता है वो ग्रोथ, ठीक है। और क्या शो करता है, आप ये भी देखे होंगे कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है ना, एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन, दूसरे से तीसरा ह्यूमन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा होता है क्या, जैसे एक पत्थर रख दिया तो उसका बच्चा एक दूसरा पत्थर हो गया, फिर उसका बच्चा एक तीसरा पत्थर हो गया, नहीं होता, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर के, जैसे भी मान लेते हैं एक भारी वाहन आ रहा है, ठीक, तो भारी वाहन को जो है देख करके अगर एक लिविंग थिंग होगा तो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुत्ता खड़ा है, वो देख रहा है कि नहीं एक जो है वो ट्रक आ रहा है उसी की तरफ, तो क्या करेगा, भाग जाएगा वो, ठीक है। या एक ह्यूमन होगा तो वो भी साइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन मान लेते हैं वहां एक स्टोन है, एक पत्थर रखा हुआ है, वो क्या भाग जाता है क्या, नहीं भाग सकता, ठीक है। तो ये भागना क्या है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टर्म है जिसे हम बायोलॉजी में अगले चैप्टर में सीखेंगे, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आने वाला एक एक्टिविटी है, ठीक। तो लिविंग थिंग की एक पहचान ये भी है कि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लांट वो तो नहीं भाग सकता, तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है। देखो उसमें ये प्रोसेस तो नहीं है भागने का, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें भी होता है, ठीक है। वो हम लोग सीखेंगे। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जैसे सनलाइट जिस तरफ से आती है ना, प्लांट उसी की तरफ बेंड हो जाता है। ये एक्टिविटी हम लोग बचपन में 6-7 क्लास के साइंस में कर चुके हैं, ठीक। तो उनमें भी होता है। चलिए, तो एक और चीज है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं बच्चों जो लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। जिन चीजों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा
उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे, और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा वो लिविंग थिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। The processes which are necessary to maintain a life are known as life processes। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना, एक लाइफ को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेस जरूरी हैं, है ना, उन्हें हम क्या मानते हैं? लाइफ प्रोसेस मानते हैं। क्या बोलना जरूरी है जिंदा रहने के लिए? नहीं, तो वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। लेकिन क्या खाना जरूरी है? न्यूट्रिशन जरूरी है? यस, न्यूट्रिशन जरूरी है, तो वो लाइफ प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्या पढ़ाई करना जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए, सॉरी अलाइव रहने के लिए? तो नहीं, वो तो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या रेस्पिरेशन जरूरी है, यानी कि सांस लेना जरूरी है क्या? यस, वो जरूरी है, तो वो क्या हो गया आपका? लाइफ प्रोसेस। यानी कि जिंदा रहने के लिए, है ना, लाइफ को बचाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस जरूरी है ना, लाइफ को बचाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस जरूरी है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, है ना। द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ, है ना, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस जरूरी है वो सब लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, है ना, लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर से वही चीजें, न्यूट्रिशन जरूरी है, ठीक, और क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है। ठीक है, और क्या जरूरी है भाई? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। हम लोग आगे जानेंगे हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। यहां ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं समझना कि ट्रक में माल भर के ले जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन, नहीं, ये हमारे बॉडी के अंदर का एक ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके अलावा जरूरी है भाई रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वो कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सोच रहे होंगे सर रिप्रोडक्शन कैसे जरूरी है? ठीक है, वो तो जरूरी नहीं है भाई एक चीज को जिंदा रखने के लिए, बट जरूरी है। जैसे रिप्रोडक्शन ना हो तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। ऐसे सारे ह्यूमंस रिप्रोडक्शन रोक दें तो ह्यूमन स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा 40-50 साल बाद या 100 साल के बाद। या कोई अदर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन छोड़ दे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये भी जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये वो प्रोसेसेस हैं जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब इन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए भाई न्यूट्रिशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हाथ से जो है फूड पकड़ के मुंह में डालना पड़ेगा, फिर उसको हम माउथ से उसको चिविंग करेंगे, चबाएंगे, फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी। ठीक है, ये तो ह्यूमन के लिए हो गया। अदर एनिमल्स के बारे में सोचिए, है ना, छोटे एनिमल जैसे मॉस्क्यूटो, उसे भी क्या करना पड़ेगा? उसे भी फूड के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, एक जगह से उड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है। ठीक है, किसी के बॉडी में से वो ग्लूकोज अब्सॉर्ब करता है, तो उस प्रोसेस के लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली जरूरत होती है एनर्जी की। किस चीज के लिए एनर्जी चाहिए? इन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए, है ना भाई। न्यूट्रिशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी क्या करना है? सांस खींचना है, छोड़ना है, तो ये काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, है ना। हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मिलेगा किससे? एनर्जी कहां से आएगा? तो स्टूडेंट्स एनर्जी का सोर्स
फूड होता है, फूड में से हमें एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फूड क्या होता है। ठीक है, फूड क्या होता है? तो फूड क्या होता है? क्या होता है? द एक्सटर्नल रॉ मटेरियल, the external raw material which an organism take inside as source of energy for maintenance job। फॉर मेंटेनेंस जॉब। ठीक है भाई, फूड क्या होता है? ये एक्सटर्नल रॉ मटेरियल होता है, बाहर से लिया गया रॉ मटेरियल होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म टेक इनसाइड यानी कि अंदर लेता है वो। ठीक है, इसलिए लेता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए उसे लेता है। और इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस जॉब होता है। मेंटेनेंस जॉब कहने का मतलब जो लाइफ प्रोसेस वगैरह होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए जो जरूरी होता है ना, उसके लिए जो एनर्जी जरूरी होता है ना, उस सोर्स को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, फूड अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो दाल चावल रोटी ये फूड हो गया। अगर हम बात करें एनिमल्स का, जैसे काव वगैरह, तो उसका मेन फूड फोडर होता है, ग्रास होता है। हम बात करें प्लांट्स का, तो प्लांट्स का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका रॉ मटेरियल होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फूड होता है। ठीक, इसके अलावा एनर्जी के लिए कई ऑर्गेनिज्म को ये भी चाहिए होता है ऑक्सीजन, यानी सिर्फ फूड से उसे एनर्जी नहीं मिल जाती, फूड के साथ साथ उसे ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। ठीक, तो सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल रॉ मटेरियल्स विच एन ऑर्गेनिज्म टेक। ठीक है, वो एक्सटर्नल रॉ मटेरियल क्या है जिसे एक ऑर्गेनिज्म लेता है? तो वो फूड हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। प्लांट के लिए पूछ देगा भाई प्लांट कौन सा रॉ मटेरियल लेता है, यानी प्लांट का फूड क्या है? तो प्लांट का फूड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक्सटर्नल मटेरियल की बात करें, बाहर से जो लेता है प्लांट, यही दो चीज बाहर से लेता है। बाकी सनलाइट तो उसे अपने आप मिल जाता है, और क्लोरोफिल तो उसके पत्ते में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक, फिर इसी तरह अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग चीजें एज ए फूड अवेलेबल होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं भाई न्यूट्रिशन क्या होता है ना? ये न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना और उससे एनर्जी मिलने लायक फॉर्म में बदल देना, है ना? जैसे फूड को अंदर लेना और उसे उस फॉर्म में बदल देना जिससे कि एनर्जी हमें मिल सके। ठीक, तो फूड को अंदर लेना और उसे एनर्जी मिलने लायक फॉर्म में बदलने के लिए भी कई प्रोसेसेस उसमें शामिल है। तो न्यूट्रिशन एक कई प्रोसेस का कलेक्टिव नाम है। जैसे फूड को अंदर लेना कहलाता है इनटेक या इंगेशन। ठीक है, फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो कई प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, बट मेनली न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स utilization, intake of food and its utilization for energy and growth। एनर्जी एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फूड को अंदर लेना है और इसे
यूज करना है किसके लिए, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है, फूड को अंदर लेना और उससे एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए अब ये कई टाइप का होता है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक हमारा सिर्फ न्यूट्रिशन पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन देखिए हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसने क्या किया, फूड अंदर ले लिया, ये मान लेते हैं फूड है, इस फूड को उसने अंदर ले लिया और उसे उस फॉर्म में बदल दिया कि अब उससे एनर्जी मिल सके। ठीक है, यानी कि यूजेबल फॉर्म में उसे बदल दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, अंदर लेना और उसे एनर्जी मिलने लायक फॉर्म में बदल देना, ये न्यूट्रिशन हो गया। ठीक, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस इसने पूरी कर ली। अब इस फूड में से एनर्जी निकलनी है। ठीक है, तो फूड में से एनर्जी निकालना एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि फूड में जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो बाहर निकाल दे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, टू रिलीज एनर्जी, the oxidation of food to release energy for cellular needs, है ना, सेल के अंदर जो एनर्जी की जरूरत होती है ना, उसके लिए फूड से एनर्जी रिलीज करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ये रेस्पिरेशन कहलाता है। नहीं, ये रेस्पिरेशन का एक अलग पार्ट है, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन अंदर लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ठीक है, ये रेस्पिरेशन नहीं है ना, ये तो कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक, तो रेस्पिरेशन जो है एक सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है ना वो टूटता है। देखिए ये फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, फूड टूटता है और यहां से एनर्जी निकलती है। तो फूड का टूटकर एनर्जी देना, ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन, ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं जब चैप्टर 1 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। ऑक्सीडेशन याद होना चाहिए आपको क्या है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी मटेरियल में ऑक्सीजन ऐड होता है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, या और भी चीज हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला चीज, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेशन के बारे में भी बात करेंगे, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी दो टाइप का होता है, एरोबिक एनारोबिक। हमने न्यूट्रिशन अभी डिस्कस किया, वो भी दो टाइप का होता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक, फिर हेट्रोट्रॉफिक कई टाइप का होता है, ठीक है, होलोजोइक, है ना, बहुत टाइप का है, हम आगे डिटेल से बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन देखिए क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन देखिए ये भी एक लाइव प्रोसेस है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी लाइव प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इस तरह से मल्टी सेलर बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसने फूड ऑब्टेन किया और फूड चला गया इसके स्टोमक में। ठीक, तो फूड इसके स्टोमक में चला गया, लेकिन क्या जरूरत सिर्फ स्टोमक को ही है फूड का,
या इस फूड का जरूरत इसके टेल को भी है, इसके लेग को भी है ना, इसके हर पार्ट को जरूरत है ना फूड का। हम लोग भी जो फूड इंगेस्ट करते हैं, जो फूड हम अपने अंदर लेते हैं, वो जाता हमारे स्टमक में है, लेकिन उस फूड की जरूरत क्या सिर्फ स्टमक को ही होता है क्या? नहीं, उसकी जरूरत हमारे बॉडी के हर सेल को होती है ना, पूरे फेस के सेल को, हैंड्स के सेल को, लेग्स के सेल को, सबको जरूरत होती है। यानी कि जो फूड हमारे स्टमक में जाता है वहां से उस फूड को जाना चाहिए अदर पार्ट्स में, यानी हर जगह जाना चाहिए। तो फूड का जो है ना एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और फूड का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और भी चीज का होता है, ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो जाता है हमारे लंग्स में, लेकिन उसकी जरूरत सिर्फ लंग्स को नहीं है बल्कि पूरे बॉडी के हर सेल को है, तो उसका भी वहां तक ले जाना। तो मटेरियल्स का क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल्स का लाना और ले जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज द लाइफ प्रोसेस, it is the life process in which materials are carried from one part to another part inside an organism। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक मटेरियल का ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन। चलो भाई, क्या है कि हम लोग फूड खा लिए है ना, फूड का डाइजेशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, जहां जहां जरूरत था वहां वहां चला भी गया। ठीक, तो क्या जितना भी फूड हमने खाया था क्या सारा का सारा हमारा बॉडी यूज कर लेता है, या कुछ वेस्ट बच जाता है? डेफिनेटली बच जाता है। ठीक है, या जब रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर तो एक गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या उस गैस की जरूरत अब भी हमारे बॉडी को है? तो ऐसा नहीं है, तो उसको भी बाहर निकालने की जरूरत है। या अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें काव का है ना, या बात करें हम अदर कैटल्स का, तो वो जो फोडर ईटिंग करते हैं है ना, वो जो घास खाते हैं, क्या वो सारा का सारा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है क्या? तो नहीं, कुछ वेस्ट मटेरियल उसमें बच जाता है। ठीक, तो जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उस वेस्ट मटेरियल को क्या करना पड़ेगा भाई, बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो अननेसेसरी मटेरियल बच जाता है, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, इट इज द लाइफ प्रोसेस, बट हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे अभी। चलिए, एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स, ये इसी को कह सकते हैं unnecessary materials from the body of an organism is called एक्सक्रीशन। ठीक है भाई, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बनता है एक ऑर्गेनिज्म में, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक, इसके बारे में भी हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पर एक चीज है कि वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट इन मल्टीसेलुलर फॉर अबव प्रोसेसेस, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन,
ये सब प्रोसेस कई तरीके से होता है, उसमें से एक तरीका डिफ्यूजन भी है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट क्यों नहीं है। ठीक, तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका कौन सा है, अमीबा है। ठीक, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। मल्टीसेलुलर में जैसे ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, चलो भाई, एक ह्यूमन है जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और एक अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक, ह्यूमन ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, और ये अमीबा है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ। तो ह्यूमंस की बात करें तो ये तो बहुत सारा सेल से बना हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे, पूरा बॉडी हमारा सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा ह्यूमन बॉडी है जो कि सेल से बना हुआ है, और ये एक ही सेल से बना हुआ है। अब क्या है, देखिए मान लेते हैं ऑक्सीजन, ये एक मटेरियल है जिसकी जरूरत होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के आसपास भी है ना। इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। और ह्यूमन है, इसके आसपास भी क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक, ऑक्सीजन यहां भी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसे ऑक्सीजन जो है ना डिफ्यूजन प्रोसेस से मिलता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अपने आप एक मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, है ना, अपने आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, वो भी कंसंट्रेशन में फर्क आ जाने की वजह से। कंसंट्रेशन का मतलब कह सकते हैं हम लोग इसको पर यूनिट वॉल्यूम किसी चीज का प्रेजेंट होना। ठीक है, ये 9th क्लास में काफी डिटेल से पढ़ना था, है ना। शॉर्ट में मैं आपको ये समझा सकता हूं कि मान लेते हैं यहाँ पे एक रीजन ए है, और ये ऑक्सीजन है, और ये एक रीजन बी है, और यहां भी ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हो यूनिट वॉल्यूम में ऑक्सीजन का यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, और यूनिट वॉल्यूम में उतना ही वॉल्यूम में यहाँ ऑक्सीजन के ज्यादा मॉलिक्यूल हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एक लिंक दे दें दोनों के बीच में, तो क्या होगा ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है और यहाँ कम है। तो अपने आप क्या करेगा, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में फर्क होने की वजह से मटेरियल्स अपने आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, बट जरूरत है यहाँ इसलिए बता दिया। अब देखिए क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होता रहता है। तो ऑक्सीजन यूज होता रहता है तो ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ कम हो जाएगा, है ना, बहुत कम हो जाएगा ऑक्सीजन। तो जब कम हो जाएगा ना, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या है कि ऑक्सीजन इसे मिल जाएगा, है ना, एनवायरमेंट से यहाँ चला आएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, और इसकी जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो नीड है ऑक्सीजन का, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरा हो जाएगा। ठीक, और डिफ्यूजन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो ऐसे ही डिफ्यूजन से ह्यूमन में जरूरत पूरा क्यों नहीं हो सकता, है ना। देखिए ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, ये भी तो डिफ्यूजन से इस सेल में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, और जरूरत पूरा हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक,
हमें पर यूनिट टाइम जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। और ज्यादा ऑक्सीजन का उम्मीद हम डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं कर सकते, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। प्लस दूसरी बात क्या है कि डिफ्यूजन से सिर्फ किनको मिलेगा ऑक्सीजन, जो सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। ये बाहर वालों को तो मिल जाएगा, डिफ्यूजन से इन लोगों को तो मिल जाएगा ऑक्सीजन बाहर वालों को, लेकिन ये जो अंदर वाले सेल्स हैं इन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सारा सेल जो है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, अगर डिफ्यूजन के भरोसे ये सेल बैठा रहे कि भाई डिफ्यूजन प्रोसेस से मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, तो पहले तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में से इस सेल में आएगा, इस सेल में से जब इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी एक्स्ट्रा बचेगा, तब यहां से यहां आएगा, तो इतने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतने टाइम तक हमारा सेल बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसीलिए डिफ्यूजन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस से केवल उन्हीं सेल्स को मिल सकता है ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जो डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, और जो सेल्स इनसाइड हैं, मतलब जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, उन तक डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन बहुत लेट पहुंचेगा, उतने टाइम तक बिना ऑक्सीजन के ये सेल्स जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में सवाल भी है, तो उसके आंसर में हमें 3 पॉइंट का जिक्र जरूर करना है। पहला जिक्र ये करेंगे कि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सो इट इज सफिशिएंट फॉर ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका एक ही सेल होता है, ठीक है। बट इट इज नॉट सफिशिएंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ऑल द सेल्स आर not in contact with the environment। सारा सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, एंड हेंस दे कांट गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो इससे क्या होगा, it will take a lot of time to reach oxygen to each cell, by that time our cells can't live a life, तब तक हमारा सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे डिफ्यूजन के बारे में कि ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एक्सट्रीमली इनसाइड जो सेल्स होते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन डिफ्यूजन से इसको आएगा तो उतना ही आ पाएगा कि ये यूज कर लेगा, बड़ी मुश्किल से अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आया तो यहां तक आ सकता है, लेकिन इस वाले सेल को तो नहीं मिलेगा। तो जो एक्सट्रीमली इनसाइड होता है वहां तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसमें आप देख लीजिएगा, कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है उससे आप सॉल्व कीजिएगा, और कंटिन्यूअसली थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है तो इसका कंटिन्यूअसली पर डे एक वीडियो में अपलोड करूंगा, और साथ ही हमारा मैथमेटिक्स भी धीरे धीरे करके चलता रहेगा। तो आप इन चीजों को पढ़िए और क्वेश्चंस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अलग अलग सोर्सेज से आप कलेक्ट कीजिए और उन्हें सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।